नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेट स्टडी पर। बिहार दरोगा मेंस पेड बैच का जो साइंस में केमिस्ट्री का क्लास है उसमें आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इसी वीडियो में आपको हम फास्ट रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर वाइज आपका सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है पेड बैच का आपको यहाँ पर बिहार दरोगा मेन्स क्लास का इस वीडियो में करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला चैप्टर क्या है, पदार्थ का वर्गीकरण। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है कि पदार्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट दिया है, पूछा कितने कथन सत्य है। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान को अंतरान्विक स्थान कहते हैं। यह स्टेटमेंट सही है कि पदार्थ के कणों के बीच जो खाली स्थान है उसको क्या अंतरान्विक स्थान कहते हैं। पदार्थ के सूक्ष्म कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात भी सही है कि पदार्थ के जो सूक्ष्म कण है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर क्या, पदार्थ के सूक्ष्म कण अस्थिर होते हैं, ये गलत है। पदार्थ के सूक्ष्म कण क्या होते हैं, ये गतिशील होता है ना। यहाँ पर क्या अस्थिर लिखा था, ये गलत हो गया। यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 आपका सही है, यानी कि 2 कथन सत्य है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो वो होता है परमाणु, है ना। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जैसे कि होता है ना कि यूँ समझिए कि मानव शरीर में सबसे छोटी इकाई जो क्या होता है, कोशिका होता है ना, या तो क्या कोशिका से बना होता है। उसी प्रकार क्या होता है कि पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है क्या, परमाणु होता है। परमाणु सबसे छोटी होता है। परमाणु से क्या होता है, इससे बड़ा होता है अणु होता है ना। कई परमाणु मिलकर क्या अणु बनते हैं। ठीक है, परमाणु क्या मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है ना, ये परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, जबकि अणु जो है ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, ठोस पदार्थ से संबंधित निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। इसमें से असत्य कथन कौन सा है ये बताना है। पहले क्या, ठोस पदार्थ के यहाँ पर क्या होगा, आकृति है ना, क्या होगा, आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, ये बात सही है। ठोस पदार्थ के सूक्ष्म कणों की सजावट क्रमबद्ध होती है, ये भी सही है। ठोस पदार्थ में अंतरान्विक स्थान बहुत अधिक, ये गलत है। ठोस क्या है, ठोस है ना, वो ठोस है इसलिए क्या अंतरान्विक स्थान क्या होता है, बहुत कम होता है ना। उसके जो बीच कणों के बीच की दूरी जो होता है वो काफ़ी नज़दीक होता है ना, कम कम होता है। ठीक है, तो और क्या है, यहाँ लिखा क्या अधिक, तो ये गलत हो गया। और क्या, अंतरान्विक बल अत्यंत कम होता है, ये गलत है। अंतरान्विक बल क्या होता है, अत्यधिक अधिक होता है ना, मतलब अत्यंत अधिक होता है, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। यानी कि पूछा क्या असत्य कौन सा, यानी कि सी वाला ये असत्य है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस पदार्थ है, और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के कण नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, ये तो दोनों कथन सही है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा कि इसके निश्चित द्रव्यनांक होते हैं, तो ये भी सही है ना। इसके निश्चित क्या होता है, द्रव्यनांक होता है। देखिए एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है क्या, अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो क्या है, वही क्रिस्टलीय ठोस से वास्तविक ठोस पदार्थ होता है। और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के कण क्या होता है, नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, है ना। यानी जिस पदार्थ का जो है नियमित रूप से उसका कण व्यवस्थित रहता है वही क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जिसका अनियमित रहता है वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। तो नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, ये सही है। इसके निश्चित द्रव्यनांक होते हैं, ये बात भी सही है। यानी कि ए, आर और एस तीनों सत्य है, और आर एवं एस ए की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। ठोस में क्या होता है, ठोस 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि जनरली एक क्रिस्टलीय एक अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय जो होता है वास्तविक ठोस होता है, और अक्रिस्टलीय जो होता है वो आभासी ठोस होता है। जैसे कि कांच, रबड़, कोयला, ये क्या है, अक्रिस्टलीय है ना। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन अक्रिस्टलीय पदार्थ है, तो कांच, रबड़, कोयला याद रखना, ये सब क्या अक्रिस्टलीय है। जैसे नमक, चीनी, हीरा, ग्रेफाइट, या तो कोई धातु हो जैसे लोहा, चांदी, तांबा, ये सब क्या क्रिस्टलीय ठोस है। फिर से ध्यान रखना है, नमक, चीनी, हीरा, ग्रेफाइट, लोहा, चांदी, तांबा, ये सब क्या है क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और बाकी जो बताया आपको, क्या कांच क्या है, अक्रिस्टलीय है। रबड़ क्या अक्रिस्टलीय है। कोयला क्या अक्रिस्टलीय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और उसके बाद क्या बोला है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है ये चेक करना है। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें देखना है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, ये क्या लिखा अनिश्चित। तो देखिए आयतन निश्चित होता है, भले है ना, आयतन क्या होता है, निश्चित होगा, निश्चित है ना। ये अनिश्चित लिखा, ये गलत है। अनिश्चित क्या, उसका आकार भले अनिश्चित होता है, द्रव पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जो हो वो निश्चित ही होगा। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत लिखा है, अनिश्चित लिखते हैं, ये गलत हो गया। द्रव पदार्थ का घनत्व, द्रव्यनांक तथा क्वथनांक ठोस पदार्थ की तुलना में कम होता है, ये बात सही है।
है ना, ये क्या है यहाँ पर सही लिखा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, द्रव में विसरण का गुण पाया जाता है, ये भी सही है ना, 2 और 3 यहाँ पर सही था। और आगे देखते हैं 4 में क्या है, द्रव को तरल पदार्थ भी कहा जाता है, ये भी सही है, यानी कि 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पदार्थ का यह अवस्था अति उच्च तापमान वाला होता है, इसके कण अति ऊर्जावान होते हैं तथा यह ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसका कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है। उपरोक्त कथन पदार्थ के किस अवस्था को संदर्भित करता है? क्या बोला पहला स्टेटमेंट देखिए, पदार्थ का यह अवस्था अति उच्च तापमान वाला होता है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा मालूम, ये होगा प्लाज्मा, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए होता क्या, ठोस को जब गर्म करते हैं ना तो क्या बनता है, द्रव, है ना। और द्रव को जब अधिक गर्म करते हैं तो क्या बनता है, गैस, है ना। और गैस बन गया, ठीक है, उसको भी जब और अधिक गर्म करते हैं तो वो फिर क्या, वो कहलाता है, वो इससे भी ज़्यादा बहुत गर्म हो जाएगा तो वो प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। क्या, प्लाज्मा कहलाता है ना। तो अति उच्च तापमान वाला क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया, ठीक है। और ये प्लाज्मा हो गया, ठीक है। अच्छा, पदार्थ की क्या है, मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है ना, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन क्या होता है टोटल 5 अवस्था होती है ना। तो इसको अगर देखेंगे तो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। और एक क्या होता है, बोस आइंस्टीन, है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कब अवस्था होती है वो, तो देखिए जब गैस को जैसे कि यूँ समझिए प्लाज्मा को ठंडा किए, ठीक है, तो गैस आया, गैस को भी ठंडा किए, द्रव आया, है ना। और द्रव को ठंडा किए तो ठोस आया। और ठोस को भी जब बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे ना, जैसे कि कहाँ तक, तो अधिकतम जो है -273 डिग्री सेल्सियस, यानी 273.15 डिग्री सेल्सियस तक जब ठंडा हो जाता है तो वो कहलाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाता है। यानी कि अधिकतम ठंडा वाला बोस आइंस्टीन और अधिकतम गर्म वाला, उच्चतम तापमान वाला वो क्या, प्लाज्मा कहलाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो पहला क्या है, गैसीय अवस्था को गर्म करते रहने पर प्लाज्मा अवस्था की प्राप्ति होती है। तो गर्म करने पर प्लाज्मा, ये वाला क्या है, सही है ना, गर्म करने पर प्लाज्मा। और वही चीज़ है क्या, ठंडा करने पर अधिक क्या है, बोस आइंस्टीन, ठीक है। ठोस अवस्था को ठंडा करते रहने पर पदार्थ की 5वीं अवस्था की प्राप्ति, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त होती है। ये बात भी क्या सही है। पूछा असत्य कौन सा है, तो कोई भी असत्य नहीं है ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इसमें सुमेलित करना है। पहले क्या, द्रवनांग क्या होता है, ठोस से द्रव, है ना, ठोस से द्रव अवस्था में आएगा, क्या कहलाएगा, परिवर्तन होगा, तो ये द्रवनांग कहलाता है, ठीक है। द्रवनांग नाम से याद रखना है, ठोस से द्रव अवस्था क्या, द्रवनांग कहलाया। जैसे हिमांग की बात करेंगे तो हिमांग क्या हो गया, द्रव से ठोस, हिम मतलब जमना, है ना, तो द्रव से ठोस में हो गया, जम गया, है ना, तो हिमांक वाला ये होगा, ठीक है। क्वथनांक क्या होता है, उबलने वाला होता है ना, तो क्वथनांक क्या होगा, तो ये हो जाएगा द्रव से गैस अवस्था में बदलना, है ना, ये क्वथनांक हो गया। संघनन क्या हो गया, संघनन हो जाएगा गैस से द्रव अवस्था में, ये संघनन कहलाएगा, ठीक है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 का क्या हुआ 4, बी का 1, सी का 2 और डी का क्या हुआ 3 हुआ, यानी कि 4 1 2 3, है ना, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इसमें सुमेलित करना है। ये क्या, ठोस द्रव का मिश्रण, है ना, ठोस द्रव मिश्रण जो है ये अमलगम का उदाहरण, अमलगम क्या है, एक ठोस द्रव का मिश्रण है। धुआं किसका उदाहरण है, तो ठोस और गैस का मिश्रण धुआं है, ये सामने सामने ये सही है, ठीक है। फिर क्या, सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या है, तो द्रव और गैस का मिश्रण, ये भी सामने यहाँ पर सही है। फिर क्या, हवा क्या है, गैस और गैस का मिश्रण है, ये भी यहाँ पर सामने ही सही है, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 1 2 3 4, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन और कारण कि सभी मिश्र धातु समांगी मिश्रण होते हैं। सभी मिश्र धातु, यहाँ पर क्या बोला, सभी मिश्र धातु समांगी मिश्रण होते हैं, ये यहाँ पर क्या सही है, सभी मिश्र धातु जो होता है वो समांगी मिश्रण होते हैं। समांगी मिश्रण में संपूर्ण नमूना का संगठन असमान होता है, ये गलत है, असमान नहीं, क्योंकि समांगी मिश्रण है तो समांगी मिश्रण में संपूर्ण नमूना का जो संगठन होगा वो क्या होगा, समान होगा, है ना, समांगी मिश्रण है तो समान होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ असमान लिखा था, ये वाला गलत है, यानी कि ए सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ए सत्य है और आर क्या है, असत्य है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका आएगा आपका 10। इसमें क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है। दो कथन दिया हुआ है। आसवन विधि द्वारा वैसे मिश्रण को पृथक किया जाता है जिनके अवयवों का क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो। तो ये गलत है मालूम। आसवन विधि द्वारा वैसे मिश्रण को पृथक किया जाता है जिनके अवयवों का क्वथनांक का अंतर जो है ना 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अधिक हो, है ना। तो ये वाला यहाँ पर क्या है, गलत है, अधिक होना चाहिए, ठीक है। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा वैसे मिश्रण को पृथक किया जाता है जिसका क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। तो ये वाला यहाँ पर गलत है, क्योंकि देखिए प्रभाजी आसवन विधि द्वारा जो है ना वैसे मिश्रण को अलग किया जाता है जिसका क्वथनांक का अंतर जो है 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो। यहाँ पर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी कि दोनों में क्या उल्टा लिख दिया, ठीक है। फिर समझ लीजिए, यानी कि आंसर पहले क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सत्य पूछा था तो ना ही 1 ना ही 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यानी कि आसवन विधि में क्या होगा, क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री से अधिक, आसवन में क्या होगा, अधिक, और प्रभाजी आसवन में क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पदार्थों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन सा पदार्थ जो है ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है। ऊर्ध्वपातित मतलब, ऊर्ध्वपातन मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मतलब क्या, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है ना। गैस से सीधे मतलब ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन, और गैस से सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है ना। तो यहाँ पर क्या, ठोस से सीधे गैस में कौन बदलेगा, तो वो पूछ रहा है कि ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है, पूछा है ना। तो नहीं है कौन सा, देखिए अमोनियम क्लोराइड है, सूखा बर्फ भी है, कैफीन भी है, आयोडीन भी है, ये चारों है, यानी कि आंसर क्या होगा, पूछा है कौन नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, पदार्थ का वर्गीकरण से जो प्रश्न है ये होता है समाप्त। दूसरा चैप्टर यहाँ पर देखते हैं, परमाणु तथा अणु, है ना। इससे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है यहाँ पर देखते हैं, परमाणु तथा अणु। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित करना है, जैसे क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, है ना। तो ये दिया था लेबोजियर, है ना, यानी कि लेबोसियर यहाँ लिखा है, लेबोजियर। 1 का 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, 1 का 4 यहाँ ऑप्शन सी में दिया हुआ, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। आप एक जानते हैं, बाकी नहीं भी जाने, आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। बाकी आगे मतलब इस तरह से एग्जाम में आपको आंसर लगा के 100% कन्फर्म आपका आंसर आ गया, तो सभी मिलाने की ज़रूरत नहीं है ना एग्जाम में, आप इस तरह से आप ध्यान रखते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, लेबोजियर ने दिया था। 1 का क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है, आंसर आपका आ गया। फिर भी यहाँ पर रिवीजन करते हैं, अस्थिर अनुपात का नियम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना, यानी कि प्राउस्ट। अस्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, तो प्राउस्ट ने दिया था। गुणित होगा यहाँ पर, क्या, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, तो ये रीचर ने दिया था। किसने, गुणित अनुपात का नियम यहाँ पर डोल्टन होगा, क्या होगा, जॉन डोल्टन, जिसने परमाणु सिद्धांत का जो परमाणु सिद्धांत दिया था ना, परमाणु सिद्धांत का नियम किसने दिया था, तो डोल्टन नहीं, वही गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, तो ये जॉन डोल्टन ने दिया था। और ये व्युत्क्रम अनुपात का नियम ये दिया था रीचर ने, किसने, रीचर ने दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, अस्थिर अनुपात नियम में यौगिकों के तत्वों की परमाणु संख्या निश्चित अनुपात में होते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, अस्थिर अनुपात नियम में परमाणु क्या बोला, परमाणु संख्या निश्चित अनुपात में होते हैं, ये गलत है मालूम। अस्थिर अनुपात नियम में क्या होता है, यौगिकों के तत्वों की परमाणु द्रव्यमान निश्चित अनुपात में होते हैं। क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान निश्चित अनुपात में है। ये नियम दिया था किसने, अस्थिर अनुपात का, जिसने दिया था, किसने, यहाँ पर आया था ना, प्राउस्ट ने दिया था ना। अस्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, तो ये प्राउस्ट ने दिया था। तो ये प्राउस्ट जो है ये क्या बताया था कि अस्थिर अनुपात नियम में यौगिकों के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निश्चित अनुपात में होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या गलत है। यौगिक जल के तत्व हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात 1:8 है। तो ये वाला क्या है यहाँ पर सही है ना। जो H2 में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 1:8 होगा, यानी कि ए असत्य है, आर सत्य है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो डाल्टन क्या है, परमाणु सिद्धांत दिया था, तो पूछा क्या कौन सा कथन असत्य है।
तो पहला क्या संपूर्ण परमाणु पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित है जिसे परमाणु कहते हैं, ये बात सही है। और यह अविभाज्य है ना, तो ये उस समय परमाणु डाल्टन ने कहा था, लेकिन ये क्या बाद में ये क्या हुआ पता चला कि ये विभाज्य है ना, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में विभाज्य है ना, परमाणु जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है ना, तो विभाज्य है ये। लेकिन उस समय ये सिद्धांत दिया था, यहाँ पूछ रहा क्या, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से संबंधित कथन पर विचार करें। तो ये सिद्धांत दिया था कि संपूर्ण पदार्थ जो अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित है जिसे परमाणु सिद्धांत कहते हैं, परमाणु कहते हैं, और जो यह क्या अविभाज्य है, ये सही है यहाँ पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार। एक ही तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से एक से अधिक अनुपात में संयुक्त कर एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं, ये भी सही है। यह सिद्धांत अपरूपता की व्याख्या करता है, ये गलत है। तो गलत पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो केवल 3 यहाँ पर असत्य है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है। परमाणु के सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रहता है क्या है, अणु कहलाता है, ये गलत है ना, क्योंकि जो मुक्त अवस्था में रहता है वो क्या परमाणु कहलाता है ना। सूक्ष्मतम अवस्था जो मुक्त अवस्था में रहता है वो परमाणु होता है। यहाँ पर क्या लिखा, अणु, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। पूछा क्या है, परमाणु के सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में मुक्त अवस्था में जो रहता है, देखिए मुक्त अवस्था में क्या वो परमाणु नहीं रहता है ना, यहाँ पर तो पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रहता है वो अणु कहलाएगा ना, मुक्त अवस्था में जो नहीं रहता वो परमाणु कहलाता है ना। चलिए ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट क्या यहाँ पर सही है। सर्वप्रथम एवोगाड्रो के ने यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहा था, ये भी सही है। सभी अक्रिय गैस एक परमाणु होते हैं, सभी अक्रिय गैस एक परमाणु होते हैं, यह स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या सही है ना, एक परमाणु होते हैं, ये सही है। परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं जबकि अणु कम क्रियाशील होते हैं, ये बात भी सही है ना, अत्यंत क्रियाशील होते हैं इसलिए क्या है ये मुक्त अवस्था में नहीं रहते, जबकि अणु क्या मुक्त अवस्था में रह सकता है, रहता है। ठीक है, चलिए तो ये पर क्या हुआ, चारों यहाँ पर क्या स्टेटमेंट सही है ना। कौन सा कथन सही है, तो उपरोक्त तो सभी सही है, ऑप्शन 4 यहाँ पर डी, यानी कि डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, सभी अक्रिय गैस जो है ये क्या एक परमाणु हो गए। द्विपरमाणु किसे बोलेंगे, द्विपरमाणु जैसे दो जैसे होगा, जैसे ऑक्सीजन क्या है ये द्विपरमाणु हो गया, हाइड्रोजन H2 दो द्विपरमाणु हो गया, नाइट्रोजन जो है ये द्विपरमाणु होते हैं ना, और क्लोरीन जो है द्विपरमाणु होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सल्फर फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की संयोजकता 1 से अधिक होता है, तो ये कथन क्या है सही है। सल्फर जो है फास्फोरस है या तो नाइट्रोजन की संयोजकता 1 से अधिक होता है। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी सही है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर जो है दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए एक क्या बोला, परमाणुओं का एक मोल, तो परमाणुओं का एक मोल जो होता है, देखिए मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल क्या है, एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है, और इसमें लैटिन का मतलब इसमें जो मोल का अर्थ क्या होता है, ढेर होता है, क्या ढेर। तो पूछा यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो परमाणुओं का एक मोल बराबर कितना है, 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु होता है, तो एक मोल इतने के बराबर होता है, सही। अणुओं का मोल तो यही होगा 6.022 गुना 10 के पावर 23 अणु हो जाएगा। आयन का मोल तो इतना आयन हो जाएगा, यानी मोल का मतलब होता है इतने के बराबर। ठीक है, जैसे आयन बोल रहा है इतना आयन हो जाएगा, है ना। किसी पदार्थ का एक मोल बराबर कितना, इतना कण हो जाएगा। ठीक है, ये सभी सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए इतने क्वेश्चन था आपका इसमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक बंधन। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक बंधन से जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। पहला क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और 4 स्टेटमेंट दिया, फिर बोला क्या कौन सा कथन सत्य है। तो पहला क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ये सही है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सदा ही ऊर्जा परिवर्तन के साथ संपन्न होती है, ये भी सही है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सदा ही क्या ऊर्जा परिवर्तन के साथ संपन्न होती है। फिर क्या, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के रंग में
कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये गलत है ना। परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, तो ये गलत हो गया तीसरा। फिर क्या, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की अवस्था द्रव हो तथा उत्पाद ठोस पदार्थ बन जाए तो ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, ये वाला भी सही है। पूछा सही कौन कौन सा है, तो देखिए 1, 2 और 4 सही है, 1, 2, 4 है ना। ऑप्शन नंबर आपको सी में मिल रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर सी आपका सही है। नेक्स्ट है, रासायनिक समीकरण के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में इससे अभिकारक तथा उत्पाद के रासायनिक संकेत एवं सूत्र की जानकारी प्राप्त होती है, ये सही है ना। रासायनिक समीकरण के द्वारा जो क्या है, इससे अभिकारक तथा उत्पाद के रासायनिक संकेत एवं सूत्र की जानकारी प्राप्त होती है, ये सही है। यह अभिकारक पदार्थ तथा बनने वाले उत्पाद पदार्थ की जानकारी प्रदान करते हैं, ये भी सही है। तो पूछा क्या, असत्य कौन सा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो संयोजन अभिक्रिया किस में हो रहा है, अपघटन किस में, विस्थापन किस में, अपक्षेपण अभिक्रिया किस में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखेंगे संयोजन अभिक्रिया ये किस में हो रहा है, तो NH3 प्लस HCl फिर क्या बनाया, NH4Cl है ना। संयोजन अभिक्रिया यहाँ पर हो रहा है 1 का 3, और अपघटन अभिक्रिया ये आपको अपघटन अभिक्रिया CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट से क्या कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये अपघटन अभिक्रिया हुआ यानी कि B का 4। विस्थापन अभिक्रिया किस में हो रहा है, तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पर क्या हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो कैल्शियम क्या किया, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया है ना, तो यहाँ पर CaCl2 और H2O बन गया, यानी कि यहाँ पर क्या Cl था तो ये हाइड्रोजन के साथ था, लेकिन ये कैल्शियम के साथ आ गया यानी विस्थापित कर दिया हाइड्रोजन को, विस्थापन अभिक्रिया हो गया यहाँ पर C का 1। और D का क्या होगा, अपक्षेपण अभिक्रिया, तो D का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा NaCl AgNO3 से AgCl और NaNO3 बनेगा, D का 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मिला लीजिएगा, 1 का यहाँ पर क्या 3 है ना, B का 4, C का 1 और D का 2 हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या, धातु की क्रियाशीलता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो धातु की क्रियाशीलता के क्रम में ना, क्रियाशीलता सबसे अधिक क्रियाशील क्या होता है, पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है ना, तो पोटेशियम और सोडियम, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो पहला क्या, रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है, तो ये वाला सही है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिकारक के सांद्रण के समानुपातिक होता है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरक केवल तेज करता है, ये गलत है ना, क्योंकि उत्प्रेरक का काम क्या है, वो तेज भी कर सकता है, स्लो भी कर सकता है, धीमा भी कर सकता है, तो केवल तेज लिखा था इसलिए ये गलत है। रासायनिक अभिक्रिया में धातु तथा अधातु की अभिक्रियाशीलता एक समान होती है, ये गलत है ना। धातु और अधातु की अभिक्रियाशीलता एक समान नहीं, एक समान क्या बोला, एक समान होता है लेकिन एक समान नहीं होता है ना, यानी कि केवल एक ही सही है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वे बाहरी पदार्थ है जो अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है लेकिन स्वयं अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है, तो ये बात तो सही है ना। उत्प्रेरक वे बाहरी पदार्थ है जो अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करता है लेकिन स्वयं क्या अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है, ये सही है। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के दर को एक साथ बढ़ा तथा घटा देता है, तो ऐसा नहीं होता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सही और आर गलत, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उत्प्रेरक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। उत्प्रेरक से संबंधित कौन सा विकल्प असत्य है। देखिए, अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ये बात सही है कि अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ करता है, तो उत्प्रेरक जो है ना अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता बल्कि अभिक्रिया प्रारंभ रखता है, उत्प्रेरक क्या है उसको स्लो या तो तेज कर सकता है ना। प्रारंभ ये
नहीं करता है ना, तो असत्य कौन सा हो जाएगा, यही वाला असत्य हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कोई भी उत्प्रेरक एक विशिष्ट अभिक्रिया में इस्तेमाल किए जाते हैं, सभी अभिक्रियाओं में नहीं, ये बात भी सही है। संक्रमण धातु अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए कि अमोनिया निर्माण के हैबर विधि में किसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर क्या बोला, मेथिल अल्कोहल के निर्माण में किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में निर्माण हेतु संपर्क विधि में किसका इस्तेमाल होता है। देखिए ये जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में जो संपर्क विधि में किसका इस्तेमाल होता है, तो बेनेडियम पेंटाऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका, किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो बेनेडियम पेंटाऑक्साइड, यानी कि सी का 1 है ना, सी का 1 होगा। तो सी का 1 यहाँ पर देखेंगे ना, तो एक ही ऑप्शन में है, कहाँ, बी में है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी का 1 यहीं पर है। ठीक है, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप आंसर वहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पर क्या मिला लीजिएगा। अमोनिया के हैबर विधि में किसका इस्तेमाल होगा, तो लोहा का होता है, उत्प्रेरक का काम करता है। मेथिल अल्कोहल में किसका हो जाएगा, तो ये जिंक ऑक्साइड, और ये वाला हो जाएगा Cr2O3। सल्फ्यूरिक में कौन सा हो जाएगा, तो पेंटा ऑक्साइड हो जाएगा, बेनेडियम पेंटाऑक्साइड, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। और बच गया कौन, डी का, यहाँ पर हो जाएगा डी का 5 होगा ना। ये जो नाइट्रिक अम्ल निर्माण में अब क्या है, ऑसवाल्ड विधि में इसका पीटी का निर्माण होगा, और क्लोरीन उत्पादन के डिक्कन विधि में इस्तेमाल हो जाएगा किसका, ये है ना, CuCl2, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, तो असत्य विकल्प इसमें से चुनना है। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं कुछ। हाँ, इसमें से असत्य चुनना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, तो पहले क्या, डायस्टेस एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, ये सही है ना। डायस्टेस क्या, एंजाइम जो है स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। इनवर्टेस एंजाइम चीनी को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देता है। इनवर्टेस एंजाइम चीनी को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देता है, ये बात भी सही है। लैक्टोबेसिली एंजाइम दूध को दही में नहीं परिवर्तित करता है, ये गलत है। यही तो है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला लैक्टोबेसिलस ही है। यहाँ पर क्या बोला, नहीं है। देखिए ये चीज़ें आसान है, असत्य पूछा था तो ये वाला मालूम है, ऐसा गलत है तो यही आंसर लगा देंगे। बाकी चीज़ नहीं भी जानते कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जरूर पढ़ना है ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पर आसान वाला चीज़ था कि नहीं परिवर्तित करता, जबकि करता है, तो ये वाला गलत लिखा था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है 10। निम्नलिखित क्या बोला, रासायनिक बंधन में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्या, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण होने से रासायनिक बंधन बनते हैं, ये बात सही है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पर परमाणुओं के बीच जो इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण होता है तो रासायनिक बंधन बनते हैं। फिर क्या, आयनिक बंधन से बने यौगिक का क्वथनांक एवं द्रव्यनांक उच्च होता है, ये बात सही है। आयनिक बंधन से बने यौगिक का क्वथनांक और द्रव्यनांक उच्च होता है। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले रासायनिक बंधन के सहसंयोजी बंधन कहते हैं, ये बात भी सही है। फिर क्या है आगे, उप सहसंयोजी यौगिक के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक आयनिक या तथा सहसंयोजी यौगिकों से कम होता है, ये गलत है, कम नहीं बल्कि अधिक होता है। ठीक है, क्या, उप सहसंयोजी यौगिकों के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक आयनिक तथा सहसंयोजी यौगिकों से अधिक होता है। ठीक है, तो ये वाला गलत है, तो 1 2 3 सही था। 1 2 3 का ऑप्शन बी में है ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और फिर बोला उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य है, कितने कथन सत्य है। तो देखिए पहला क्या है, हाइड्रोजन बंधन केवल हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच बनता है, तो ये सही है। ठीक है, फिर क्या बोला, हाइड्रोजन बंधन में हाइड्रोजन सेतु भी कहा जाता है हाइड्रोजन बंधन को, तो ये बात भी सही है। फिर क्या, विलय तथा विलायक को बीच हाइड्रोजन बंधन रहने पर विलय की विलेयता काफ़ी घट जाती है, ये भी सही है। फिर क्या, हाइड्रोजन बंधन वाले यौगिकों का द्रव्यनांक तथा क्वथनांक वो सामान्य रूप से उच्च होते हैं। यहाँ पर एक मिनट,
देखिए इसमें तीसरा में क्या बोला था मालूम, विलय तथा विलायक के बीच हाइड्रोजन बंधन रहने पर विलय की विलेयता, देखिए हाइड्रोजन बंधन रहेगा तो विलय की विलेयता क्या है, काफ़ी घट नहीं जाती बल्कि बढ़ जाती है। यहाँ पर क्या होगा, बढ़ जाती है। ठीक है, ये वाला गलत है तीसरा। ठीक है, फिर क्या बोला, हाइड्रोजन बंधन वाले यौगिकों का द्रव्यमान तथा क्वथनांक असमान रूप से उच्च होता है, ये वाला सही है, यानी कि पहला दूसरा और चौथा सही है ना। ये 3 कथन सत्य है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 11 का सी आपका करेक्ट आंसर है, जो कि 3 सही है, कौन 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर ये कोर्स आपका चैप्टर होता है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक बंधन का समाप्त। यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर आ गया है, देखते हैं कौन सा, अम्ल, भस्म और लवण, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, अम्ल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो पहला क्या, अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, ये सही है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, फिर क्या है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये भी सही है ना। अम्ल आपको बताए थे ना, याद करवाए थे, अनिल याद रखना है, तो इससे याद रहेगा, अनिल यानी कि अम्ल जो है नीले को लाल कर देता है, तो ये वाला भी सही है। फिर क्या है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, लाल को नीला नहीं करेगा ये, बल्कि नीला को लाल करता है ना, ये कौन करेगा, क्षार करता है। इसमें साबुन की तरह चिकनाहट होती है, तो ये वाला गलत है, साबुन की तरह चिकनाहट इसमें नहीं होती है ना। यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है अम्ल, तो ये बात सही है ना, अम्ल क्या है, धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है, यानी कि 1, 2 और 5 सही है, 1, 2, 5 सही है, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य विकल्प का चयन कीजिए। सत्य का चयन करना है, तो देखिए पहला क्या है, डेवी के अनुसार अम्ल से यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं, ये बात सही है। डेवी के अनुसार अम्ल से यौगिक है जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं, ये सही है। लेवोजियर के अनुसार अम्ल में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, तो ये बात भी सही है लेवोजियर के अनुसार, है ना। लेवोजियर ने कहा था कि अम्ल में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, यानी दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब जैसे देखिए डेवी के अनुसार देखेंगे, क्या बोला, अम्ल से यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, तो ये हो गया क्या, अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए हाइड्रोजन इसमें उपस्थित है ना। और जैसे कि इसमें देखेंगे लेवोजियर क्या, अम्ल में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, तो ये भी देखेंगे अम्ल क्या है, H2SO4 जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसमें क्या है, आपको ऑक्सीजन उपस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कितने युग्म सत्य है, कितने युग्म सत्य है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहला क्या है, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो है यह अम्लीय पदार्थ में लाल तथा भास्मिक विलयन में पीला रंग देता है, तो ये वाला सही है, युग्म है ना। क्या है, मेथिल ऑरेंज जो है यह लवणीय अम्लीय पदार्थ में लाल तथा भास्मिक विलयन में पीला रंग देता है, तो ये मिलान क्या है यहाँ पर सही है। फिर क्या है, फिनोल्फथैलिन यह अम्लीय विलयन में लाल तथा भास्मिक विलयन में गुलाबी रंग देता है, तो ये गलत है। फिर क्या, फिनोल्फथैलिन जो होता है ये यहाँ पर क्या है, अम्लीय विलयन में क्या रंगहीन होता है, क्या होता है, रंगहीन होता है, तो ये वाला गलत है। ठीक है, फिर क्या, चुकंदर यह अम्लीय विलयन में लाल, बैगनी तथा क्षारीय विलयन में पीला रंग देता है, ये वाला सही है। 1 और 3 सही है, तो कितने युग्म सही हो जाएगा, 2 हैं, 1 और 3 सही था, यानी 2 युग्म सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 3 का बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें बोला उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। पहला क्या है, ओरेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल जल में OH- अम्ल जल में OH- प्रदान करता है तथा भस्म H+ आयन प्रदान करता है, तो ये वाला यहाँ पर उल्टा लिखा मानो। ओरेनियस सिद्धांत के अनुसार क्या, अम्ल जल में जो है ना, यहाँ पर होना चाहिए कि H+ आयन देता प्रदान करता है, ठीक है, भस्म में देगा OH-, ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा लिखा, ये वाला गलत है। ठीक है, फिर क्या ब्रोंस्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल वे अणु अथवा आयन है जो प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है और भस्म प्रोटॉन ग्रहण करता है, ये वाला सही है। ठीक है, फिर क्या, लुईस के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म स्वीकार कर सकता है तथा भस्म इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म प्रदान कर सकता है, ये वाला भी सही है।
दो कथन सत्य, कौन सा? 2 और 3 है ना, 2 और 3 सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 और 3, 2 और 3 किसी ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसको बना दीजिए 2 और 3 है ना, ये वाला, ठीक है, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है। देखिए, ऑरेनियस का सिद्धांत सभी अम्ल तथा भस्म के गुणों की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है, तो ये वाला सही है बात है ना, ये सत्य है कि ऑरेनियस का सिद्धांत जो है सभी अम्ल तथा भस्म के गुणों की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है, ये बात सही है। ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत सभी अम्ल तथा भस्म के गुणों की व्याख्या करने में सक्षम है, ये बात सही है ना। ब्रोंस्टेड लोरी का सिद्धांत जो है सभी अम्ल और भस्म के गुणों को व्याख्या करने में सक्षम है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, 5 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्ल पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल कौन सा है ये बताना है। देखिए, इसमें जो दुर्बल अम्ल देखेंगे CH2COAH, ये CH2 नहीं बल्कि CH3 होता है। क्या होता है? CH3 होता है, ठीक है। तो ये CH3COOH ये क्या है? दुर्बल अम्ल है, ठीक है, दुर्बल अम्ल हो गया। ये H2CO3 ये दुर्बल अम्ल है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर H2SO3 ये दुर्बल अम्ल है। 2, 3, 4 है ना, 2, 3 और 4 ये क्या है? दुर्बल अम्ल है, ठीक है। 2, 3, 4 कितने दुर्बल अम्ल है? यानी कि 1, 2, 3, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये प्राकृतिक पदार्थ है और अम्ल है, तो ये सब तो आसानी है। सिरका में कौन सा? तो एसिटिक अम्ल पाया जाएगा, 1 का 5 होगा है ना, 1 का 5, यानी कि ये वाला यहाँ हो जाएगा 1 का 5। सिरका में कौन सा? एसिटिक अम्ल, यानी कि ये वाला और ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि 1 का 5 होगा, ठीक है। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में कौन सा हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड है ना। टमाटर में क्या होगा? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि बी का 3। अब बी का 3 कहाँ पर है? ऑप्शन सी में ही है, ठीक, केवल सी में ही है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। फिर क्या चींटी के डंक में कौन सा हो जाएगा? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। सोडा में कौन सा हो जाएगा? तो ये कार्बोनिक अम्ल। और सेब में कौन सा हो जाएगा? सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा? मेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल भस्म का समूह है? तो दुर्बल भस्म का समूह जो है कौन सा है? अब इसमें देखेंगे NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये प्रबल है, और NH4OH ये क्या है? दुर्बल है। पूछा क्या? दुर्बल भस्म का समूह, तो ये तो प्रबल हो गया और ये दुर्बल हो गया। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? ये प्रबल है और ये वाला क्या? दुर्बल है, ठीक है। फिर क्या है? ऑप्शन सी में देखेंगे तो ये वाला दुर्बल है और ये प्रबल है। जबकि 4 में देखेंगे तो NH4OH और CaOH का होल 2 ये दोनों क्या है? दुर्बल है, यानी दुर्बल भस्म का समूह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, है तो सुमेलित करना, ये आपको बिलियन दिया हुआ है, कितना पीएच मान होता है? तो रुधिर का पीएच मान तो मालूम है ना, 7.4 होता है ना, तो रुधिर का मिला है डी का 1 है ना, डी का 1 कहाँ पर है? एक ही ऑप्शन में, ये वाला है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, कि ये बात तो सही है ना। ये यहाँ पर क्या? अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, जैसे कि यहाँ पर अम्ल हो गया H2HCl, और धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे जैसे कि सोडियम के साथ, तो ये क्या देता है? 2NaCl प्लस हाइड्रोजन, है ना, तो हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, ये बात सही है। फिर क्या है? अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करता है, तो ये वाला गलत है मालूम, जैसे कि अम्ल है, ठीक है। और क्या बोला? धातु के ऑक्साइड, यानी कि धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा? ये धातु के साथ ये कराएंगे तो ये बनेगा CuCl2 और प्लस क्या? हाइड्रो, ये वाला है जल है ना, H2O प्रदान करेगा ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बोला, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल कथन एक सही है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसमें देखिए, भस्म सभी धातु से अभिक्रिया नहीं करता है, ये बात सही है कि भस्म सभी धातु से अभिक्रिया नहीं करता है ना, कुछ अपवाद भी होता है। अब भस्म अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, ये भी सही है। ये सही है कि भस्म जो है अधातु के ऑक्साइड के से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। भस्म अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर अमोनिया गैस उत्सर्जित करता है, तो ये सही है कि भस्म अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर अमोनिया गैस उत्सर्जित करता है, यानी कि 1 2 3 तीनों सही है। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी होगा ना, यहाँ पर क्या होगा? ये वाला एरर है, 1 2 3। नेक्स्ट क्या है? जटिल लवण जलीय विलयन या किसी अन्य विलायक में घोले जाने पर भी अपना अस्तित्व कायम रखते हैं। जटिल लवण जलीय विलयन या किसी अन्य विलायक में घोले जाने पर भी अपना अस्तित्व कायम रखते हैं, तो ये बात सही है। फिर क्या? फिटकरी, मोहर लवण तथा कार्नालाइट जटिल लवण के प्रमुख उदाहरण है, तो ये वाला गलत है। तो आंसर क्या होगा? ए सत्य है ना, क्या होगा? ए सत्य है, आर गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बफर विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें अल्प मात्रा में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाने पर उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये यहाँ पर क्या सही है? बफर विलयन क्या है? ऐसा विलयन है जिसमें अल्प मात्रा में प्रबल अम्ल या तो प्रबल क्षार मिलाने पर क्या उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार युक्त विलयन क्षारीय विलयन कहलाता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि दुर्बल अम्ल है, ठीक है, और प्रबल क्षार है, ठीक है, और युक्त विलयन। तो बफर के बारे में अगर देखेंगे तो ये दुर्बल अम्ल है, तो ये क्या है? आपको बफर अगर देखेंगे तो अम्लीय बफर कहलाएगा, क्या? अम्लीय बफर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ क्षारीय बफर लिखा था इसलिए ये वाला गलत है। आंसर क्या होगा? ए सत्य और आर असत्य है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये भी चैप्टर होता है समाप्त, अम्ल भस्म और क्षार वाला, है ना। तो यहाँ पर आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर है। ये आगे आपका धातु और उनके यौगिक है ना, धातु और उनके यौगिक से देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि धातु के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में प्रायः 1 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बात सत्य है ना। धातु को जैसे पहचानना है, धातु के परमाणु को बाह्यतम कक्षा में कितने 1 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन होता है, वो धातु कहलाता है, ठीक है। और जैसे कि अधातु की अगर बात करेंगे तो अधातु में क्या हो जाएगा, जैसे जिसके अंत में क्या 5 6 7 या तो 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा बाहरी कक्षा में, तो वो क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा, ठीक है। और जिसके कक्षा में जैसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो अक्रिय गैस होता है ना, वो भी अधातु कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि 1 2 3 वाला धातु, बाकी जो है 4 5 6 7 8 ये सब क्या होगा? ये अधातु हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन तथा हीलियम के बाह्यतम कक्षा में क्रमशः 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये धातु है, ये गलत है ना। ये अपवाद में है कि जिसके अंत में देखिए 1 2 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद ये क्या धातु नहीं है, ये हाइड्रोजन और हीलियम क्या गैस है, ये अपवाद हो जाएगा। तो ये वाला गलत यहाँ पर दिया हुआ स्टेटमेंट, ठीक है। तो केवल एक ही सही होगा ना यहाँ पर, ए सही है और आर असत्य है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला क्या है? जिस धातु के ऑक्साइड में अम्लीय या अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण होते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, ये बात सही है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे बोलेंगे? जैसे अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होता है। केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है धातु एक नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करते हैं, तो ये बात भी क्या है यहाँ पर सही है। अम्ल राज्य में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल जो है इसका अनुपात 1:3 होता है, तो ये वाला गलत है, 1:3 नहीं होता है। HCl जो होता है वो 3 होता है, ठीक है, और नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो 1 होता है ना, 3:1 होगा, ये वाला गलत है। 3 ये 1 होना चाहिए, तो केवल यहाँ पर 1 ही 2 ही सही था, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से धातु की क्रियाशीलता का क्रम क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, एक बार आप रिवीजन भी कर लीजिएगा। देखिए सबसे अधिक क्या होता है? पोटेशियम, है ना। इसके बाद क्या होता है? सोडियम होता है ना। इस सबसे अधिक अभिक्रियाशील सोडियम पोटेशियम हो गया, फिर सोडियम हो गया, फिर इससे कम में आएगा कैल्शियम, इससे कम में आ जाएगा फिर मैग्नीशियम, ठीक है। अच्छा ये 4 कम से कम याद रखते हैं ना तो कई आंसर बन जाता है, ठीक है। ये 4 आपको रट जाना है ना। क्या? पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, पोटेशियम सोडियम, सबसे ऊपर पोटेशियम सोडियम
कैल्शियम मैग्नीशियम, है ना, इतना 4 रखेंगे आंसर आ गया है ना, आंसर आ जाता है। देखिए धातु के क्रियाशीलता का क्रम क्या है, तो पहले पोटेशियम वाला होगा तो ये वाला तो कट हो जाएगा, ये वाला कट हो जाएगा। पोटेशियम के बाद सोडियम होगा तो देखिए ये वाला कट हो गया। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर भी आपको इस सब चीज़ें याद रख लेना है, पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, इससे फिर नीचे आएगा कौन, एल्युमिनियम। ठीक है, इससे नीचे फिर आ जाएगा क्या, जिंक, और इससे कम होगा फिर लोहा, और इससे कम हो जाएगा आपका सीसा, है ना, इससे कम हो जाएगा हाइड्रोजन, इससे कम हो जाएगा तांबा, इससे कम हो जाएगा क्या, ये आपका पारा, और इससे कम हो जाएगा चांदी, इससे कम हो जाएगा सोना, है ना, और इससे भी सबसे कम हो जाएगा प्लेटिनम। ठीक है, तो सबसे कम में देखिए अगर देखेंगे तो याद रखना चांदी, सोना, प्लेटिनम, और सबसे ऊपर में कौन हो जाएगा, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ठीक है, ये सब याद रखना है। चलिए यहाँ पर आंसर तो बता दिए, आंसर क्या, फिर क्या क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। अयस्क के अशुद्धि को हटाने हेतु अयस्क में बाहर से मिलाए गए पदार्थ को गेंग कहते हैं, ये गलत है। देखिए अयस्क के अशुद्धि को हटाने के लिए अयस्क में जो बाहर से मिलाए गए पदार्थ जो होता है, बाहर से जो मिलाते पदार्थ, उसको क्या बोलते हैं, फलस्क कहा जाता है। क्या, फलस्क कहा जाता है। और गेंग क्या होता है, गेंग पहले से मौजूद होता है ना। अयस्क के साथ उपस्थित अशुद्धि को गेंग कहते हैं, अयस्क के साथ उपस्थित रहता है वो गेंग कहलाता है ना, यानी कि उल्टा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि सत्य पूछा था तो कोई भी सत्य नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, निस्तापन विधि में वायु की सीमित मात्रा की, निस्तापन विधि में वायु की सीमित मात्रा की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में बदलते हैं, ऑक्साइड में बदलते हैं, तो ये सही है। ठीक है, फिर क्या, निस्तापन विधि द्वारा कार्बोनेट तथा हाइड्रेट अयस्क को उसके ऑक्साइड में बदला जाता है, ये दोनों सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित से सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करना है इसको। देखिए ये क्या, कास्टिक सोडा है ना, कास्टिक सोडा किसको बोलेंगे, कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या हुआ, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1 का 3। अब 1 का 3 देखिए यहीं पर है ना, एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 6 का ए आ गया, बाकी चीज़ नहीं भी जानते कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मिला लीजिए। बोरेक्स क्या हो जाएगा, सोडियम टेट्रा बोरेट है ना, बोरेक्स यहाँ पर बोरेट, यानी कि बी का 1 है ना, बिना बुझा हुआ चूना, तो ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ। अब बुझा हुआ में क्या होगा, मतलब जल डाल दिए बुझ गया है ना, तो H2O इसमें मिला है, तो बुझा हुआ चूना में क्या हो जाएगा, ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, डी का 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित धातुओं पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन बताना है। देखिए धोवन सोडा का निर्माण सोलवे विधि द्वारा किया जाता है, ये सही है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जल के अस्थायी खारापन दूर करने में किया जाता है, ये भी सही है कि सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जो है जल के अस्थायी खारापन का दूर करने में प्रयोग किया जाता है। फिर क्या, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, ये गलत है ना, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में नहीं किया जाता है। तो सत्य कथन पूछा था तो 1 और 2 सही है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया सही। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग है ना अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट का नहीं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है जो NaHCO3 रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अयस्कों पर विचार करें और कितने अयस्क जो है एल्युमिनियम के हैं, तो इसमें देखिए बॉक्साइड भी एल्युमिनियम का अयस्क है, कोरेंडम भी है और क्रायोलाइट भी है, यानी कि ये तीनों है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्या है, लोहा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो और पूछा क्या है, कौन सा कथन जो है असत्य है। पहला क्या है, जंग लगने पर लोहा का भार घट जाता है, क्या गलत है, घट नहीं जाता बल्कि बढ़ जाता है ना। और फिर क्या है, लोहे पर लगने वाले जंग का रासायनिक सूत्र जो होता है Fe2O3H2O होता है, ये बात सही है ना, जंग का रासायनिक सूत्र यही होता है, Fe2O3H2O होता है। फिर क्या, आयरन सल्फाइड को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, ये बात सही है। ठीक है, फिर क्या है, लोहा सस्ता है तथा एल्युमिनियम महंगा है, क्योंकि लोहा के तुलना एल्युमिनियम का निष्कर्षण सस्ता है, ये गलत है। लोहा के तुलना एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो महंगा होता है ना, तो ये यहाँ पर गलत लिखा है।
यानी कि 1 और 4 गलत है। कौन सा कथन असत्य है? 1 और 4। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, 9 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और कितने युग्म सत्य है। तो इसमें यौगिक है और इसका प्रयोग है। तो देखिए, सिल्वर क्लोराइड जो होता है फोटोक्रोमेटिक कांच में प्रयोग किया जाता है, ये बात सही है। जिंक ऑक्साइड का मलहम, क्रीम या तो कृत्रिम दांत बनाने में किया जाता है जिंक ऑक्साइड का प्रयोग, ये भी सही है। सिल्वर नाइट्रेट की बात करेंगे तो ये फोटोग्राफिक प्लेट में किया जाता है, ये गलत है। सिल्वर नाइट्रेट है ना, बोटिंग में जो स्याही है ना, स्याही लगाने के लिए जो उंगली पर स्याही लगाते हैं उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक प्लेट की अगर बात करेंगे तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है ना, AgBr है ना, इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये वाला गलत है। फेरिक क्लोराइड रक्त स्त्राव रोकने में किया जाता है, इसका सही है ये वाला, यानी कि A, B और D, 3 कथन सही है, A, B और D। तो कितने कथन युग्म सही है बोला? तो 3 हो जाएगा ना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु अथवा अधातु विषमांगी मिश्रण है, तो ये तो गलत है ना। मिश्र धातु जो होता है वो क्या समांगी मिश्रण होता है ना, तो ये वाला गलत है। मिश्र धातु की आघात वर्धनता तथा तन्यता धातु की तुलना में कम होता है, ये बात यहाँ पर क्या सही है। ये असत्य और आर सत्य है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी क्या समझे यहाँ पर? मिश्र धातु की आघात वर्धना जो होता है तथा तन्यता धातु की तुलना में कम नहीं क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब कि ये वाला क्या है, ये वाला गलत था ना, ये वाला सही है ना, ये क्या सही है। मिश्र धातु की जो आघात वर्धना तथा तन्यता जो है धातु की तुलना में ये कम होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसमें सुमेलित करना है पीतल, पीतल किस मिश्रण हो जाएगा? तो आपको क्या याद किए हैं आपने? पिताजी है ना, तांबा और जिंक का पिताजी। पीतल का हो जाएगा तांबा और जिंक है ना, कॉपर और जिंक। 1 का 3 होगा, यानी कि ये वाला और ये वाला आंसर नहीं होगा। फिर क्या? कांसा, उसको याद कैसे करना है? काटता, यानी कि टीन और तांबा है ना, टीन और तांबा। ये कहाँ पर है? ये वाला देखिए ना, B का 4 है ना, B का 4 किस में है? दोनों में है ना, दो ऑप्शन में B का 4। अब जर्मन सिल्वर देखेंगे तो जर्मन सिल्वर हो जाएगा क्या? ये होगा जो पिताजी है ना, तांबा और जिंक रहता है ना, पीतल उसमें निकेल मिला देते हैं, तांबा और जिंक में निकेल मिलाते हैं तो वो जर्मन सिल्वर कहलाता है। ठीक है, यानी कि C का 2 होगा, यानी कि 1 का 3, B का 4, C का क्या 2, यानी कि ऑप्शन डी दिख रहा है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। एल को क्या होगा? Fe+N निकेल और एल्युमिनियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने युग्म सत्य है। तो कितने युग्म सत्य है ये बताना है। देखिए, पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला उपकरण बनाने में किया जाता है, ये वाला सही है। क्रुक्स कांच, क्रुक्स धूप चश्मा के लिए क्रुक्स कांच, ये वाला सही है। रेशा कांच ऑप्टिकल फाइबर में, ये भी सही है। क्रिस्टल कांच महंगे कांच उपकरण में बनाने में, ये भी सही है। तो कौन सा सही है? सभी सही है ना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो फेरिक ऑक्साइड, तो ये होगा क्या? भूरा कांच है ना। फेरिक ऑक्साइड कैसा होता है? कांच का रंग कैसा होता है? भूरा कांच होता है ना। 1 का 4, अब 1 का 4 किस में है? एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, फिर भी मिलाइए। क्रोमिक ऑक्साइड जो है वो हरा कांच होता है, और मैग्नीज जो डाइऑक्साइड होता है वो लाल कांच होता है, और कोबाल्ट ऑक्साइड जो होता है वो होता है नीला कांच है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 तक ये इसमें है शायद है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्या है। नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं, ये है कार्बनिक रसायन है ना। कार्बनिक रसायन के बारे में देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? एल्केन ग्रुप के सभी यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो ये बात सही है ना। एल्केन, एल्किन और एल्काइन है ना, जो 3 चीज़ें होता है, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। तो इसमें क्या है कि एल्केन जो ग्रुप होता है, आपको बताएं एल्केन में क्या होता है? एकल बॉन्ड होता है ना। देखिए पहले क्या, एल्किन को बेस मानना है ना, CnH2n, ये बेस हो गया। इसके ऊपर अगर चलेंगे CnH2n+2, ये क्या हो गया? एल्केन हो गया। जैसे ये बेस हो गया एल्किन, इसके ऊपर यहाँ पर क्या हो गया? एल्केन हो गया। और फिर इसके क्या? एल्काइन क्या होता है? CnH2n-2, यानी कि माइनस करेंगे तो एल्काइन है ना, एल्काइन माइनस एल्काइन, ठीक है, -2 है ना। CnH2n क्या हो गया? एल्किन। अब +2 कर दिए तो एल्केन हो गया। एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड जो होगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है।
ठीक है। लेकिन तो फिर ये क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन में, ये भी क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। याद हमेशा के लिए ऐसे कर लेना, जो सिंगल है वो क्या है, अकेला जो है वो संतृप्त है ना, सेटिस्फाइड है, वो संतृप्त है। और जो 2 है 3 है ये क्या भटक रहा है ना, ये असंतृप्त है, ठीक है। तो सिंगल वाला क्या संतृप्त है ना, सेटिस्फाइड संतुष्ट है, संतृप्त है सिंगल बॉन्ड वाला। जबकि ये 2 बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। तो एल्केन ग्रुप वाला क्या हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये वाला सही हो जाएगा पहला, ठीक है। फिर क्या है, एल्किन तथा एल्काइन ग्रुप के सभी यौगिक असंतृप्त होगा हाइड्रोकार्बन, ये भी सही है ना, असंतृप्त होगा दोनों, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है वो असंतृप्त होगा, यानी कि दोनों कथन सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन क्या दोनों अलग अलग सत्य है अपना, है ना। तो आर एक ही व्याख्या सही नहीं कर रहा है, बाकी दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एल्कोहल, तो ये अल्कोहल वाला फॉर्मूला कौन सा, ये है ना CH3 CH2OH, यहाँ पर 3 होगा, है ना। तो एक का क्या हो गया 3, ठीक है, एक का 3। और कीटोन का फॉर्मूला इसमें कौन है, तो CH3 CH2 CO यहाँ पर और CH3, कीटोन का ये वाला हो जाएगा, B का 4, और एल्डिहाइड का हो जाएगा ये वाला CH3 CH2 CHO, है ना, एल्डिहाइड वाला हो गया। और फिर बचिए कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि ये हो जाएगा ये वाला CH3 CH2 लास्ट में OH वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस तरह से इसको मिलाइएगा, तो एक का क्या 3, B का 4, C का 1, D का 2, यानी कि 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, 3 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सजातीय श्रेणी में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, सजातीय श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत अणुसूत्रों में CH3 का अंतर होता है। तो सजातीय श्रेणी किसको बोलेंगे मालूम, जैसे कि एल्कन ग्रुप का ही ले लीजिए, जैसे कि ये हुआ मीथेन, ठीक है, CH4 मीथेन हुआ। फिर यहाँ पर क्या है C2H6 हो गया। सजातीय श्रेणी मतलब जो फॉर्मूला है ना, जैसे CnH2n+2, ठीक है। तो एक यहाँ पर n है ना, n का मान जैसे 1 रखें तो ये आया, n का मान फिर 2 रखेंगे तो ये वाला आएगा, है ना। 2 मतलब एक एक अगर बढ़ाते हैं, कार्बन जैसे एक बढ़ाएं, ठीक है, तो इसका मान ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब फिर जैसे n का मान यहाँ पर 3 रखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा C3 और H8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बढ़ क्या रहा है ये देखना है, ठीक है। जैसे H8 है ना, इसमें बढ़ क्या रहा है, देखिए कार्बन इसमें कितना बड़ा डिफरेंस क्या हुआ, 1 था यहाँ 2 हुआ, यानी कि 1 कार्बन बढ़ा, ठीक है। हाइड्रोजन कितना बढ़ा, तो हाइड्रोजन यहाँ 4 था यहाँ 6 हुआ, यानी कि 2 बढ़ा, है ना, CH2 बढ़ा है कि नहीं। अब फिर यहाँ भी देखेंगे कार्बन यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 हुआ, यानी कि 1 बढ़ा, ठीक है कार्बन। फिर क्या हाइड्रोजन कितना बढ़ा, 6 था, 6 से 8 हुआ, यानी कि 2 बढ़ा, यानी कि अंतर कितना हो रहा है, CH2 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर क्या लिखा CH3 का अंतर नहीं हो रहा है, CH2 का अंतर हो रहा है। तो सजातीय श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत अणुसूत्रों में कितना CH2 का अंतर हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला गलत है ना, पहला क्या है स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। फिर क्या, सजातीय श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत अणुसूत्रों में क्रमबद्ध परिवर्तन होते रहता है, ये बात सही है, क्रमबद्ध परिवर्तन होते रहता है सजातीय श्रेणी का मतलब यही हुआ। तो केवल 2 सही है, केवल 2 कहाँ पर है, तो इसको बना दीजिए केवल 2, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पर केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नेम क्या है ना, IUPAC नेम क्या इसका क्या है ना इसका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही है ना। 4 का भी 2,3 डाइमेथिलेपेंटन है ना, 2 और 3 डाइमेथिलेपेंटन, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो ये क्या है, पॉलीथीन, तो नाम से ही यहाँ रिलेट हो जाना है। पॉलीथीन किसका, तो बहुलक है किसका, तो पॉलीथीन यानी एथीन है ना, एथीन के बहुलक को पॉलीथीन कहा जाता है। 1 का 2 होगा, है ना, इस तरह से यहाँ पर 1 का यहाँ 3 होगा ना, ये 3, 1 का 3 होगा, 1 का 3 देखिए इसमें नहीं केवल इसमें है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जैसे पॉलीप्रोपिन, तो प्रोपिन देखिए यहाँ पर है ना दिख रहा है, डायरेक्ट इसको मिला दीजिए, B का 4 है ना, B का 4 हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ किसका, तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है ना, प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और संश्लिष्ट रबड़ जो होता है ब्यूटा 1 और 3 डाइन होता है, यानी कि D का 1 है ना,
यानी कि आंसर तो पहले आपका आ चुका था ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अम्ल जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड मिलकर इसका निर्माण करते हैं, यह उत्तम विद्युत रोधी होता है तथा इसका इस्तेमाल बिजली के समान बनाने में होता है। उपरोक्त कथन किस यौगिक से संबंधित है, तो किस यौगिक से संबंधित है, तो यह बेकेलाइट से। किससे, बेकेलाइट यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और फिर क्या पूछा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। मीथेन की खोज एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था, तो ये बात सही है ना। मीथेन की खोज जो है एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। मीथेन की अणु की आकृति टेट्राहेड्रॉन होती है जिसका बंधन कोण 109 डिग्री और 28 मिनट होता है, ये कथन भी सही है। फिर क्या, मीथेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य है, तो मीथेन किसका है मालूम, एल्केन है ना। मीथेन जब एक जैसा रहेगा, एल्केन ग्रुप का कौन रहेगा, मीथेन, एथेन, मीथेन, प्रोपेन है ना, एन, तो मीथेन क्या है, एल्केन का है। तो एल्केन में क्या बताया, वो एक सिंगल बॉन्ड होता है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ना। असंतृप्त लिखा तो ये वाला गलत हो गया यहाँ पर है। सत्य कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त कथन किस यौगिक से संबंधित है, तो ये किस यौगिक से संबंधित है ये बताना है ना। तो इसमें देखिए, प्रयोगशाला में इसका निर्माण कैल्शियम कार्बाइड पर जल से विक्रिया कर किया जाता है। इसका उपयोग वेल्डिंग करने तथा फलों के कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है और यह एक रंगहीन गैस है, इसमें लहसुन जैसी गंध होती है। तो ये कौन है, फलों को प्राकृतिक रूप से, ये क्या होगा, एसिटिलीन होगा ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए, एथेनॉल में जब 5% जल होता है तब इसे रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है, सही है। एथेनॉल तथा पेट्रोल के मिश्रण को गैसोहॉल कहा जाता है, ये भी सही है, दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है, तो इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आगे आपका तत्वों का आवर्तीकरण है ना, और ये लास्ट चैप्टर है तत्वों का आवर्तीकरण। ठीक है, देखिए पहला क्या है प्रश्न, डोबरेनर का त्रियक नियम जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, तो ये बात तो सही है। ठीक है, इस नियम में तत्वों के त्रियक में से मध्यवर्ती जो होता है, जैसे कि 3 तत्व होता है, तो मध्यवर्ती जो होता है का परमाणु का द्रव्यमान जो होता है, बाकी शेष 2 जो होता है इसके द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है ना। तो ये बात भी सही है, दोनों कथन सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्या, न्यूलैंड का अष्टक नियम है ना। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है कि प्रत्येक तत्व जो है 8वें तत्व के गुण के समान होता है। तो संबंधित जो है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है, असत्य कौन सा है। तो देखिए, अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ था, ये सही है ना, ये बात सही है। फिर क्या, यह नियम 56 तत्वों के लिए था, ये भी सही है। इस नियम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो असत्य पूछा था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में कई बार आया कि अष्टक नियम किसने दिया था, याद रखना न्यूलैंड। किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। फिर ये क्वेश्चन आता है कि अष्टक नियम जो है, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक ये लागू हुआ था, तो कैल्शियम तक लागू हुआ था, ये याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंडलीफ के आवर्त नियम से संबंधित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा है ना, असत्य। देखिए, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, ये बात सही है। मेंडलीफ दिया था परमाणु द्रव्यमान के, और फिर जो है हेनरी मोसले ने जो दिया था वो परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या में दिया था, है ना। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुछ स्थान खाली छोड़ा गया था ताकि भविष्य में अविष्कृत जो है तत्वों को उसमें रखा जा सके, ये बात भी सही है। असत्य पूछा था कौन, तो कोई भी असत्य नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो देखिए, आधुनिक आवर्त नियम में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन है, ये बात सही है ना, ये हेनरी मोसले ने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी का विकास जो है हेनरी मोसले ने सन 1913 में किया था, ये भी सत्य है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी का कौन सा वर्ग क्षारीय मृदा धातु को दर्शाता है, तो आवर्त श्रेणी कौन सा वर्ग है ना, वर्ग जो जैसे कि यहाँ पर होता है 18 वर्ग है, तो ये वर्ग जैसे होता है
तो ये वाला वर्ग जो है ना, ये जो पहला वर्ग है ये क्या कहलाता है, क्षारीय नहीं, ये कहलाता है मृदा धातु, ठीक है। और ये दूसरा जो होता है ये क्या, क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। ये मृदा धातु और ये क्या हो गया, क्षारीय मृदा धातु दूसरा, यानी कि वर्ग 2 यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना। इसी तरह में यहाँ पर अगर देखते हैं, इसी में क्या एस ब्लॉक ये कहलाता है, क्या एस ब्लॉक, है ना। एस ब्लॉक हो गया, ये यहाँ पर डी ब्लॉक हो गया, है ना, डी ब्लॉक हो गया, यहाँ पर क्या पी ब्लॉक हो गया, है ना, एस पी डी, और यहाँ पर नीचे जो होता है एफ ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। ये एफ ब्लॉक हो गया नीचे वाला, और ये वाला जो डी ब्लॉक होता है यही संक्रमण तत्व कहलाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, आवर्त सारणी के इस ब्लॉक के तत्व मुलायम होते हैं तथा इनका द्रव्यमान जो है कथनांक निम्न होते हैं। इसकी अभिक्रियाशीलता बहुत अधिक होती है एवं ये प्रबल अवकारक होते हैं। उपरोक्त कथन जो है आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है, किस ब्लॉक से, ये एस ब्लॉक से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो पहला क्या देखिए, पी ब्लॉक के अधिकांश तत्व अधातु होने के कारण विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ये बात सही है। डी ब्लॉक के सभी संक्रमण तत्व धातु है, ये बात सही है, संक्रमण तत्व है। एल्युमिनियम, गैलियम, टीन तथा सीसा डी ब्लॉक के प्रमुख धातु है, तो ये गलत है ना। सत्य कौन सा, केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है। ये क्या है, ये सभी लोग जो है ये कहाँ का, पी ब्लॉक का है, किसका है, पी ब्लॉक का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो पहला क्या है, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, ये बात तो सही है। फिर क्या, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, नो। ऊपर से नीचे आएंगे परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है ना, तो ये वाला गलत है, ठीक है। फिर क्या है कि आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु त्रिज्या घटती है, बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, ये बात सही है, ठीक है। फिर क्या, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, ये भी सही है। यानी कि सही कौन कौन सा हो जाएगा, 1 और 3 और 4, है ना, 1 3 4 देखिए किस ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर क्या पर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, ठीक है। दोस्तों इस तरह से केमिस्ट्री के सभी अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है समाप्त, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।